चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब भी जीवन का ख्याल आता है तो दिमाग में सबसे पहले दौड़ते हुए जानवर या फिर उड़ते हुए पक्षी ही आते हैं, है ना? लेकिन जीवन की ये पूरी मशीनरी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण में हम ऊर्जा और पदार्थ की एक बेहद ही रोमांचक जैविक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर जीवन को बिना रुके चलाते रहने के लिए कौन से अदृश्य इंजन दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे आज के सफर का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे जीवन की असली पहचान से, फिर समझेंगे इसके आवश्यक रखरखाव को, और उसके बाद पौधों के पोषण से होते हुए मानव पाचन और अंत में सूक्ष्म कोशिकीय श्वसन तक की गहराई में जाएंगे। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जो जीव विज्ञान का आधार है। जरा सोचिए, अगर कोई चीज हिल डुल नहीं रही है, जैसे कि कोई सोता हुआ कुत्ता या एकदम शांत खड़ा हुआ पौधा, तो कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है? अक्सर गति या मूवमेंट को जीवन का सबूत मान लिया जाता है, लेकिन बाहर से कोई हलचल न दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ दिखाई देने वाली गति जीवन को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकती। एकदम सूक्ष्म स्तर पर अणुओं या मॉलिक्यूल्स की एक लगातार गति होती रहती है, जो आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस की बात आती है। सजीवों की संरचना बहुत ही जटिल और सुसंगठित होती है। समय और पर्यावरण के प्रभाव से यह व्यवस्था टूट फूट सकती है। अब इस टूट फूट को रोकने के लिए शरीर को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसे बिल्कुल एक अदृश्य इंजन की तरह समझा जा सकता है, जो तब भी पूरी रफ्तार से चालू रहता है जब जीव आराम कर रहा हो। इन सभी मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रियाओं को ही सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है आवश्यक रखरखाव। इस लगातार चलने वाले मेंटेनेंस के लिए जाहिर है कि बाहर से ऊर्जा चाहिए। अब सवाल ये है कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है? इसका तरीका हर जीव में अलग अलग होता है। एक तरफ स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे हरे पौधे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे एकदम साधारण अकार्बनिक पदार्थों से अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे इंसान और जानवर, जो जटिल पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इन जटिल पदार्थों को शरीर के इस्तेमाल लायक बनाने के लिए विषमपोषी जीवों को एंजाइम नामक कुछ खास बायोकैटलिस्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो इन्हें छोटे और सरल हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो तीसरे भाग में स्वपोषी जीवों यानी मुख्य रूप से पौधों के पोषण पर थोड़ा करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे सूरज से ऊर्जा कैसे खींचते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की इस पूरी प्रक्रिया में 3 बहुत ही जादुई कदम होते हैं। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद हरा पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, सूरज की रोशनी को सोख लेता है। फिर इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है और पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जो कि पौधे का असली भोजन है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि रेगिस्तानी पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और दिन में सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो पौधों में गैसों की ये अदला बदली आखिर होती कैसे है? इसके लिए पत्तियों की सतह पर रंध्र या स्टोमेटा नाम के बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं। ये अपने आप में एक बेहतरीन मैकेनिकल सिस्टम है। इन छिद्रों को कंट्रोल करने के लिए द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती हैं। जब इनमें पानी भरता है तो ये फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाते हैं, और जब पानी बचाना होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वैसे गैसों का ये एक्सचेंज सिर्फ पत्तियों से ही नहीं, बल्कि तने और जड़ों से भी होता है। चलिए अब पौधों की दुनिया से निकलकर मानव पाचन यानी इंसानी शरीर के अंदर चलते हैं, जो हमारे विश्लेषण का चौथा भाग है। इंसान एक विषमपोषी जीव है और हमारे अंदर खाने का सफर बहुत ही शानदार है। खाना मुंह से शुरू होता है, जहां लार उसे नरम करती है। फिर ग्रसिका यानी फूड पाइप की मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से ये आमाशय या पेट तक पहुंचता है। वहां से ये छोटी आंत में जाता है, जहां असली जादू होता है और सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। अंत में जो भी बिना पचा हुआ हिस्सा बचता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहां उसमें से बचा हुआ पानी भी निचोड़ लिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक मास्टर क्लास है कि कैसे शरीर जटिल भोजन को एकदम सरल पोषक तत्वों में तोड़ देता है। आमाशय यानी हमारे पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल केमिकल कॉकटेल तैयार हो रहा होता है।
यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय माहौल बनाता है और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठ सकता है, अगर पेट के अंदर इतना तेज एसिड है तो पेट खुद क्यों नहीं पच जाता या जल जाता? इसका जवाब है म्यूकस या श्लेष्मा। ये एक सुरक्षा परत है जो पेट की अंदरूनी दीवार को उसी के एसिड से बचाकर रखती है, बिल्कुल एक इनबिल्ट शील की तरह। छोटी आंत के बारे में एक और हैरान करने वाला फैक्ट देखते हैं। सभी जानवरों में इसकी लंबाई एक जैसी नहीं होती। घास खाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत काफी लंबी होती है, क्योंकि घास के सेल्यूलोज को पचने में बहुत समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों में यह काफी छोटी होती है, क्योंकि मांस को पचाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है ना नेचर की कमाल की इंजीनियरिंग। छोटी आंत की अंदरूनी सतह बिल्कुल चिकनी या सपाट नहीं होती। इसमें उंगलियों जैसी बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें वेली या दीर्घ रोम कहते हैं। इनका काम है सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ताकि पचे हुए भोजन को तेजी से सोखा जा सके। इन वेली के अंदर खून की नलियों का एक बहुत ही घना जाल बिछा होता है। यहीं से सारा पोषण सीधे खून में मिलता है और फिर शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए एक एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। तो भोजन कोशिकाओं तक पहुंच गया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस भोजन को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में भी तो बदलना है, और यही हमारे पांचवें और आखिरी भाग कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम है। चाहे कोई भी जीव हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया या फिर एक विशाल इंसान, ऊर्जा बनाने का पहला स्टेप हमेशा एक ही रहता है। ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पर ऊर्जा से भरा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु टूटकर 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु में बदल जाता है। ये जीव विज्ञान का एक ऐसा सच है जो हर किसी पर लागू होता है। लेकिन इस पाइरूवेट के बनने के बाद आगे का रास्ता अलग अलग हो सकता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जैसे कि यीस्ट में, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। कभी कभी जब शरीर बहुत भारी कसरत करता है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये लैक्टिक एसिड बना देता है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा तब मिलती है जब पूरी ऑक्सीजन मौजूद हो। हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ढेर सारी ऊर्जा रिलीज करता है। तो इन सारी जटिल प्रक्रियाओं और इतनी मेहनत का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है एटीपी यानी एटीपी का निर्माण। आसान भाषा में कहें तो एटीपी कोशिकाओं की तत्काल ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी है। शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियों को ऊर्जा की जरूरत होती है, वे सब इसी एटीपी के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। ये बिल्कुल हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल बैटरी की तरह काम करता है, जो हर छोटी बड़ी गतिविधि को पावर देता है। ये सब जानकर वाकई हैरानी होती है। जरा सोचिए, ठीक इसी सेकंड बिना रुके शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाएं चुपचाप ग्लूकोज को तोड़ रही हैं और एटीपी बना रही हैं ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। मेंटेनेंस का ये काम एक पल के लिए भी नहीं रुकता। इस शानदार जैविक यात्रा को समझने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है कि इस ब्रह्मांड के सबसे जटिल सिस्टम यानी हमारे शरीर के भीतर अभी और कौन-कौन से अदृश्य चमत्कार काम कर रहे होंगे। इसी दिलचस्प विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। विज्ञान के इन अद्भुत चमत्कारों को खोजना जारी रखें